नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में तारीखों के नजदीक आते ही सियासी गलियारों में चुनावी बयार कुछ अलग ही ढंग से बहने लगी है। पार्टियां सत्ता में आने के लिए बड़े से बड़ा ऐलान करने से चूक नहीं रही और इसी कड़ी में अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी और भारत मुक्त मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। गठबंधन की घोषणा के वक्त ओवैसी ने कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसके बारे में शायद ही इससे पहले कभी आपने सुना होगा। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य में 2 मुख्यमंत्री होंगे। इन 2 मुख्यमंत्रियों में से एक ओबीसी समुदाय से और दूसरा दलित समुदाय से होगा। मुस्लिम समुदाय की बात करने वाले ओवैसी ने कहा कि यहां पर 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी निकाल लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में 3 डिप्टी सीएम होंगे जो मुस्लिम समुदाय से होंगे। इससे पहले गुज्जर के सपा का दामन थामने के बाद ओवैसी ने उनकी पुरानी तस्वीरों के बहाने अखिलेश पर भी करारा तंज कस दिया है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, एसपी का एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संगीत सेकुलर बन जाते हैं। मरहूम कल्याण सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के सुनील स्वामी प्रसाद और अब ये उम्मीद है कि मुस्लिम एसपी नेता इनकी गुलपोशी करेंगे और इनके सामाजिक न्याय के लिए अपनी जुबान की जवानी कुर्बान करेंगे। बाकी बी टीम का ठप्पा तो सिर्फ हम पर लगेगा। मुखिया गुजर कुछ दिन पहले तक यूपी में कमल के फूल की खुशबू की बिखेर रहे थे, लेकिन इस बार चुनाव में दोबारा साइकिल की सवारी करेंगे। अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने शनिवार को दूसरे चरण की 55 सीटों में से 51 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने हर पोलिंग बूथ को जीताना है, बसपा को सत्ता में लाना है का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि बसपा कार्यकर्ता पार्टी को 2007 की तरह सत्ता में लाने में पूरी क्षमता के साथ कार्य करेगा। साथ ही मायावती ने बसपा के राज्य मुख्यालय में सूची जारी करने के दौरान बसपा के सभी नेता और कार्यकर्ताओं से कोविड गाइडलाइंस का पालन और प्रचार करने की अपील भी की। बसपा प्रमुख मायावती ने दूसरे चरण की 55 में से 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। साथ ही बचे हुए 4 उम्मीदवारों के नाम भी जल्द ही घोषित किए जाएंगे। बेहट से रईस मालिक और नकुड़ से साहिल खान को टिकट मिला है। सहारनपुर से अजब सिंह और सहारनपुर नगर से मनीष अरोड़ा उम्मीदवार होंगे। गंगोह से नोमन मसूद का नाम है। देवबंद से चौधरी राजेंद्र सिंह उम्मीदवार होंगे। रामपुर से मनिहारन से और रविंद्र कुमार गोल्डू को उम्मीदवार बनाया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक अहम घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, अगर सपा की सरकार बनी तो आईटी सेक्टर में आने वाले समय में 22 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो वहीं समाजवादी नेता रामगोपाल यादव ने घोषणा कर दी कि अखिलेश यादव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। बता दें कि चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश ने बीते दिनों कहा था कि अगर पार्टी चाहती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस बार विधानसभा चुनाव के लिए बतौर प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अखिलेश ने जिस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है उसे सपा का गढ़ माना जाता है। दरअसल करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का काफी दबदबा रहा है। ये सीट सपा की सुरक्षित सीट कही जाती है। यहां 1993 से ही लगातार सपा जीत दर्ज कराती आई है। केवल एक बार 2002 से 2007 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी। करहल सीट मैनपुरी जिले में आती है जो कि यादव परिवार का एक गढ़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस आंकड़े को देखते हुए अब सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव की जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं रुक करेंगे पंजाब की ओर। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने कांग्रेस नेता और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को धुरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि मैं चन्नी साहब की चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार करता हूं। आपके सीएम फेस मान ने यह कहा है कि चमकौर साहिब रिजर्व सीट है, मैं वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन चन्नी धुरी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा है कि सीएम धुरी सीट से चुनाव लड़ें। गौरतलब है कि चन्नी पंजाब की चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं आप नेता भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मान फिलहाल पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हैं और 18 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने मान को एक सर्वे के आधार पर चीफ मिनिस्टर कैडेट घोषित कर दिया है। इस दौरान धुरी विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस के दलवीर सिंह
खंगूरा फिलहाल यहां से विधायक है। ये सीट साल 2012 से ही कांग्रेस के खाते में है और उस वक्त कांग्रेस के टिकट पर अरविंद खन्ना ने चुनाव जीता था। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है, जबकि मतगणना 10 मार्च को होगी। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीट है। एक और बीजेपी इस बार राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाले पंजाब लोक कांग्रेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस ने पंजाब में 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। साथ ही पार्टी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ एक अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। कश्मीर जोन में पुलिस के मुताबिक शोपियां जिले के किलबल इलाके में हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हो गया है। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद से ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों की टीम जब इलाके में पहुंची तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। इसी के जवाब में जवाबी फायरिंग करते हुए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की और एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर हो गया है। तो वहीं गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते श्रीनगर में सुरक्षा कोर ग्रुप की अहम बैठक भी की गई। इसमें सुरक्षा समीक्षा और साल 2022 के लिए आतंकी विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने को लेकर चर्चा की गई है। श्रीनगर स्थित सेना के 15 कोर मुख्यालय में शुक्रवार को कोर ग्रुप की बैठक में आतंकी विरोधी ऑपरेशन में तेजी और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों पर कड़ा प्रहार और नार्को टेरर फंडिंग समेत कई रणनीतियों पर चर्चा की गई है। साथ ही इस बैठक में हाइब्रिड आतंकवादियों को लेकर भी चर्चा की गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गोवा से इस खबर सामने आई है, जहां गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने कहा है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना उनके लिए सबसे मुश्किल रहा और एक काफी मुश्किल फैसला है। और अगर भगवा दल पणजी से किसी अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उत्पल ने शुक्रवार को बीजेपी छोड़ दी थी दरअसल और घोषणा की कि वो राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। बीजेपी ने उत्पल को टिकट न देकर मौजूदा विधायक अतानसियो मोंसेरटे को पणजी सीट से मैदान में उतारा, जिसका प्रतिनिधित्व लंबे समय तक मनोहर पर्रिकर ने किया था। मनोहर पर्रिकर ने बड़े बेटे उत्पल पर्रिकर ने शनिवार को ही कहा कि बीजेपी हमेशा उनके दिल में है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने का फैसला आसान नहीं था। उत्पल ने आगे ये भी कहा कि ये सबसे मुश्किल फैसला था। इस दौरान मैं यही उम्मीद करता हूं कि मुझे ये फैसला नहीं करना पड़े। तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जहां पर इस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर का जिला सूचांक जो है सुशासन सूचांक यानी कि DGGI जारी कर दिया गया है। अमित शाह ने कहा है कि आज जो सुशासन सूचांक शुरू हुआ है, इससे जिले के तंत्र को सुधारने, परिणाम लक्ष्य बनाने और डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों का भी इससे फायदा होगा। सूचकांक में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम की निगरानी जिला स्तर पर की गई है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन शुरू हो गया है और वहां जल्द ही चुनाव होंगे। ये भी कहा गया कि उन्होंने लोकसभा में आश्वासन दिया कि जैसे ही जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होगी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कई विकास कार्य हो रहे हैं। इस साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए, लोगों को सरकार की योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। झारखंड में उच्च न्यायालय के धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या मामले की जांच में ढिलाई को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI की खिंचाई की गई। अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि CBI अब इस मामले से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है, तो वहीं आरोपियों को CBI बचा रही है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति SN प्रसाद की पीठ ने न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में 2 आरोपियों के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट पर गौर किया है। अदालत ने मोबाइल लूटने के लिए न्यायाधीश की हत्या किए जाने की CBI की थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है।
पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच से सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस मामले से अब थक गई है और मामले से अपना पिंड छुड़ाने के लिए नई कहानी गढ़ रही है। अदालत ने यह भी कहा है कि सीबीआई की जांच ऐसी दिशा में जा रही है जिससे ऐसा लगता है कि वो स्वयं आरोपियों को बचा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी और इसके बाद ही आपको बता दें कि लगातार फटकार लगाई जा रही है न्यायाधीश की तरफ से और अब इस जांच में तेजी लाने को भी कहा गया। और राजस्थान में जंगलों में शिकारी एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। जंगली जानवरों के शिकार के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजस्थान के अलवर के जेहरा शाहपुरा के अमृतबास में जंगलों में एक साथ 3 पैंथरों के शिकार की खबर चिंता बढ़ाने वाली है और इससे लगता है कि सरिस्का में फिर से एक बार शिकारी सक्रिय हो गए हैं। इससे पहले भी शिकारियों ने इस क्षेत्र से बाघों का सफाया कर दिया था। सरिस्का से बफर जोन से लगते वन क्षेत्र में 3 पैंथरों के शिकार की खबर से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची टीम ने पैंथरों के शवों को फिलहाल कब्जे में लिया और पैंथरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए वन विभाग के कार्यालय भिजवाया गया है। दरअसल सरिस्का के बफर जोन में 16 जनवरी को एक 9 महीने के तेंदुए का शव मिला था, तो वहीं आज 2 तेंदुए के शव मिले हैं और उनकी उम्र 2 साल से अधिक बताई जा रही है। देसी और विदेशी पर्यटक हजारों की तादाद में बाघों को देखने के लिए यहां पहुंचा करते थे, लेकिन 3 तेंदुए के शिकार की घटना ने वन विभाग और प्रशासन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसा ये लग रहा है कि बफर जोन में शिकारी फिर से एक बार सक्रिय हो गए हैं और इसको लेकर वन विभाग की टीम भी जांच में जुट चुकी है। दरअसल सरिस्का के बफर जोन से लगते बफर क्षेत्र में 16 जनवरी को एक पैंथर का शव मिला था। उसको वन विभाग की टीम ने पहुंचकर अपने कब्जे में लिया और आपको बता दें कि पैंथर का विस्तृत जांच में लिया गया है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन उसी क्षेत्र में 2 पैंथरों के शव मिलने से अब हड़कंप मच गया है। वन विभाग के डीसीएफ अपूर्व श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी टीम सूचना मिलते ही पहुंच गई और ग्रामीणों के सहयोग से गड्ढे में पत्तों के नीचे पैंथरों के शवों को ढूंढ निकाला गया। इस जगह पर गाय के अवशेष भी बिखरे मिले और ग्रामीणों ने बताया है कि गाय पर जहर लगाकर पैंथरों का शिकार किया गया है। शिकारी शिकार के बाद शिकार को ले जाते थे, लेकिन उससे पहले ही इस बार ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और वन विभाग को पूरे मामले की सूचना दी गई।